हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर जो कि 27 जनवरी 2013 को हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, ये कितनी ऊंचाई है। यहाँ पे चूँकि प्रश्न में लगभग पूछा है, आपको याद रखना है 8,848.86 मीटर है, क्योंकि लगभग किसके बराबर होगा, ये 8,850 मीटर के बराबर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो किस नदी के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वत? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। सतपुड़ा श्रेणी जो है वो नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। इसके उत्तर में नर्मदा है और दक्षिण में तापी बहती है। तो ये नर्मदा नदी हो गई, यहाँ पे हमारा सतपुड़ा पर्वत हो गया और ये तापी नदी हो गई। ये जल विभाजक का काम कर रहा है ये सतपुड़ा पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। किस देश के बीच की ये सीमा रेखा है? तो इसका आंसर होगा चीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते के तहत तय किया गया था। शिमला समझौते के तहत निर्धारित किया गया था, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच का सीमा बनाता है। ये भी याद रखना है, ये किसके किसके बीच है? तो अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का एक राज्य है और चीन, इन दोनों के बीच की जो रेखा है उसे ही हमने मैकमोहन नाम दिया है। नेक्स्ट है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइसोबार्स, ऑप्शन हो जाएगा सी। समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम आइसोबार या हिंदी में से हम क्या बोलते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका ऑप्शन होगा 1920 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो क्या था? मणिकर्णिका नाम था। इन्होंने 1857 के संग्राम में वीरता से युद्ध किया था। नेक्स्ट है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो इसका आंसर होगा 1929 में। 1929 में जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, इसमें नेहरू जी ने पहली बार अध्यक्ष बने, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का भी प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में स्थित शास्त्री जी के समाधि स्थल है। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है, विजय घाट। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आनंद मठ। वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, उसी में आनंद मठ का जिक्र है। नेक्स्ट है, नगर कोझिकोड कहलाता था। तो ये कालीकट कहलाता था, जो कि केरल का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है, जिसका वर्तमान में जो नाम है वो कोझिकोड है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलचर कोयले की खानें कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में है तलचर की खानें। अब इसे नया नाम दे दिया गया है ओडिशा। तलचर उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है, याद रखना है। ये कहाँ पे है? अंगुल जिले में है, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो इसका आंसर होगा केपलर 16b। नासा के केपलर मिशन ने इस ग्रह की खोज की थी, जो 2 तारों की परिक्रमा करते हैं, जिसे हम सर्कमबाइंडरी प्लैनेट भी कहते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती। तो ये किस राज्य में नहीं रहती? तो आंसर होगा असम में।
संथाल जो है वो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में पाए जाते हैं। असम में इनकी उपस्थिति नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। चेन्नई का जो मरीना बीच है भारत का सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी समुद्री तट है, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, तो इसका आंसर होगा बिहार। अगर आपको भारत का मैप पता होगा तो ये बिहार है और इसके नीचे ही झारखंड है। तो इसके उत्तर में पूछ रहा है झारखंड के, तो झारखंड के उत्तर में क्या है? बिहार है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड बनाया गया था, और तब बिहार इसके उत्तर में होगा। ये टेक्निकली आप याद रख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम। यह एक लैंड लॉक्ड यानी कि भू आबद्ध बंदरगाह है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है, जिससे यह सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? तो इसका आंसर होगा 2। चूँकि प्रश्न कब का है, तो प्रश्न है 2013 का। तो उस समय जो नंबरिंग सिस्टम था वो पुराना था, तो उस समय NH2 को ही दिल्ली से कोलकाता से जोड़ता था। अब इसका एक बड़ा हिस्सा जो नया नामकरण हुआ है उसमें NH19 एंड NH44 का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर। भारत में केसर का एकमात्र प्रमुख उत्पादक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। विशेषकर से यहाँ पे एक क्षेत्र है पंपोर, वहाँ पे केसर का ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से किस महीने में होता है? तो इसका आंसर होगा मार्च में। रबी की फसलें जैसे कि गेहूँ अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये ध्यान रखना है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा और मार्च अप्रैल में काटा जाएगा। रबी की फसल में गेहूँ जैसे उदाहरण है उसका। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो चूँकि 2013 के इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान दें तो विभाजन से पूर्व टिस्को बिहार का हिस्सा था, वर्तमान में यह झारखंड में है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? टिस्को हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर है? तो बुलंदशहर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उच्च श्रेणी का कोयला है जिसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है। 4 प्रकार के कोयले होते हैं, इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं AB, लिपी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे अच्छा ये है, उससे थोड़ा सा कम अच्छा ये खराब है और ये सबसे खराब है। तो अच्छा और ख़राब कैसे तय होता है? कार्बन परसेंटेज के मात्रा पे तय होता है। तो ये कोड याद रखना है, एबीलिपी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो इसे हम एलुवियल कहते हैं। इंग्लिश में इसे लिखा जाता है एलुवियल और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है जो कि खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ होता है। चीन की संसद क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस बोलते हैं हम इसे, इंग्लिश में नेशनल पीपल्स कांग्रेस, NPC, ये वहाँ की संसद का नाम है। चीन की एक सदनीय विधायिका को ही NPC कहा जाता है, ये याद रखना है। नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, इसमें से कौन सा ईयर होगा? तो आंसर होगा 1964। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ और ये इस समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 7, जो कि प्रश्न पत्र है 2013 का, उस समय 7 थे। वर्तमान 2026 में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका आंसर होगा सुचेता कृपलानी। ये 1963 में उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी, ये ध्यान रखना है, 1963 में। नेक्स्ट है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इसका आंसर क्या होगा? रामविलास पासवान। 1989 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीत इन्होंने की थी। 1989 में कहाँ से? हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी भी बोलते हैं फ्रंटियर गांधी को, या फिर इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। इसका आंसर होगा 1961। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ये किसका वर्ग है? तो ये फैटी एसिड का है, यानी वसीय अम्ल का एक वर्ग है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक ओमेगा एसिड है, याद रखना है। तो ओमेगा 3 किसका होगा? फैटी एसिड, इंग्लिश में हम याद रख सकते हैं फैटी एसिड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्यूरी। क्यों? क्योंकि मैडम क्यूरी जो है वो रेडियोधर्मिता की खोज के लिए जानी जाती है, ना कि परमाणु संरचना के मॉडल के लिए। इसके लिए जो जाने जाते हैं वो है डाल्टन, रदरफोर्ड और बोर। ये 3 लोग हैं जिन्होंने परमाणु संरचना से संबंधित सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम कार्बोनेट का उपयोग कांच उद्योग में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नरम साबुन बनाने में होता है। नेक्स्ट है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो आंसर होगा कार्बन। हमेशा कार्बन 12, इसे हमेशा ऐसे भी लिख सकते हैं 12C को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु द्रव्यमान की इकाई के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 3। कौन कौन से है? तो प्रोटियम, उसके बाद है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम। समस्थानिक का अर्थ क्या होता है? जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग हो। तो प्रोटियम का होता है 1H1, ड्यूटेरियम का 2H1 और ट्रिटियम का 3H1, यानी 1 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ऐसा हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है यूरेनियम का। पिच ब्लेंड यूरेनियम का मुख्य खनिज अयस्क है, इसी से यूरेनियम को निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कॉपर। ब्रॉन्ज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कांस्य। तो इसमें ये कौन कौन से मिल के बना होता है? ये कॉपर प्लस एल्युमिनियम से मिल के बना होता है। कॉपर इसमें 90% होता है और एल्युमिनियम इसमें 10% होता है। तो उच्चतम अनुपात किसका है? तो कॉपर का है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो इसका आंसर होगा यूरिया। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया बनाया था। फ्रेडरिक वोहलर। नेक्स्ट प्रश्न है, वुर्ज अवक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर होगा एल्केन। यह 2 एल्किल हैलाइड अणुओं की सोडियम के साथ क्रिया से उच्च एल्केन बनाने की विधि है। कौन कौन सी? एल्किल हैलाइड अणुओं से सोडियम के साथ क्रिया करने पर उच्च हाई एल्केन बनता है इससे। नेक्स्ट है, सिरके का पीएच लगभग किसके बराबर होता है? तो आंसर होगा इसका 3। सिरका किसे बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड को सिरका बोला जाता है, जो कि नेचर में क्या होता है? अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान लगभग 2.4 से
3.4 के बीच होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से बी होगा। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2। ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, CH2OH CHOH CH2OH में दो प्राथमिक समूह जो है CH2OH है, CH2O है, और एक द्वितीयक समूह है CHOH। तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह कौन कौन से होंगे? तो दो होंगे, एक ये और एक ये। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज होगा, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट बनता है और कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक फंगस है जिसे हम कवक भी बोलते हैं। मशरूम एक प्रकार का मृतोपजीवी कवक है। नेक्स्ट है, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है? प्रकंद को इंग्लिश में बोलते हैं, याद रख सकते हैं आप, राइजोम। तो इसका उदाहरण कौन सा होगा? इसका उदाहरण होगा अदरक। अदरक और हल्दी जो है प्रकंद के उदाहरण है, जबकि आलू कंद और प्याज जो है सल्क कंद। आलू किसका उदाहरण है? कंद का उदाहरण है, और प्याज जो है सल्क कंद का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नीली वेल। ये वेल है, ब्लू वेल भी इंग्लिश में इसे बोलते हैं, ब्लू वेल। इसकी जो ध्वनि जा सकती है वो 188 डेसिबल्स में जाती है, 188 डेसिबल। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन सामान्य उत्पाद हैं किसके? तो ये आंसर होगा जल। दोनों ही जैविक क्रियाओं में जल एक समान उत्पाद के रूप में निकलता है, श्वसन में भी और प्रकाश संश्लेषण में भी। नेक्स्ट है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? तो ऑप्शन होगा थायराइड। अंतःस्रावी एंडोक्राइन बोलते हैं इसे इंग्लिश में, एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि सीधे रक्त में हार्मोन जो कि थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ता है को स्राव करती है, इसलिए इसे अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? तो यह आंसर होगा लीवर। हिंदी में इसे यकृत बोलते हैं, इंग्लिश में लीवर। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और संचय पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो इसका आंसर होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर अंगुली मुद्रण बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंग्लिश में। अनुवांशिक इंजीनियरिंग के विकास से ही डीएनए विश्लेषण संभव हो पाया है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है, निम्न का कारण विषाणु है। कौन से बीमारी इसमें से विषाणु के कारण होती है? तो इसका आंसर होगा रेबीज। रेबीज एक वायरल बीमारी है, विषाणु वाली बीमारी है। टिटनस, कुष्ठ और प्लेग जो हैं ये सब जीवाणु से होते हैं, न कि विषाणु से। नेक्स्ट है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, गतिकी भी बोला जाता है हिंदी में इसे। भौतिकी वह शाखा जिसमें केवल गति का अध्ययन किया जाता है, बिना बल के कारणों को समझे, तो हम उसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो दिया था वो थे मैक्स प्लांक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। मैक्स प्लांक ने 1900 ईस्वी में क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पायरोमीटर। उच्च तापमान जैसे कि भट्टी या सूर्य का ताप मापने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, लक्स किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा लक्स जो है प्रदीप्ति की इकाई है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेंस। यह सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता की इकाई है लक्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। तो ऑप्शन होगा 746 वाट।
1 HP बराबर कितना होता है 746 वाट हॉर्स पावर। नेक्स्ट है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि ये एक अवतल दर्पण है हमारा, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। कह रहा है कि वस्तु यहीं पे रखा गया है और इसका प्रतिबिंब भी यहीं पे बन रहा है, यानी ऐसे हम बनाते हैं और एक यहाँ से जाता है और वापस लौट के, सॉरी ये ऐसे जाएगा, एक ऐसे लौट के आएगा। इसे मिटा देते हैं, ये ऐसे जाता है और ऐसे ही, तो यहाँ पे कटान हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। आप देखेंगे तो जो इसका नेचर होता है वह इसी के समान होता है, यानी जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसका भी होता है, और प्रकृति में कैसा होता है, उल्टा होता है। तो वस्तु से समान आकार का और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 56 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी का वह कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर होगा सेकेंड लॉ, दूसरा नियम जो है ऊष्मागतिकी का वो ये कहता है। यह जो कथन है ये क्लॉसियस का कथन है, जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंतर्गत आता है। ये कथन किसका है, तो क्लॉसियस का कथन है। नेक्स्ट है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो आंसर होगा 100 डेसिबल। जेट विमानों की ध्वनि आमतौर पर 100 से 120 डेसिबल होती है। नेक्स्ट है, एक नैनोमीटर बराबर है, किसके बराबर है, तो देखिए एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। चूँकि यहाँ पे मीटर में कुछ दिया नहीं है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, 10⁻⁹ को 9 रहने देते हैं, और जब इसे मीटर को सेंटीमीटर में बढ़ देंगे तो ये 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन होना चाहिए बी, चूँकि यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये जो है 10⁻⁷ सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है इसमें से, तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन, फ्यूजन होता है। कैसा, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ये संभव हो पाता है। सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था, तो ऑब्वियसली ये तो बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर के पास स्थित था। नेक्स्ट है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो आंसर क्या होगा इसका, अशोक स्तंभ। वैशाली में प्रसिद्ध अशोक स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोइट की, ये रचना होगा ना कि पूछना की, रचना की किसने की थी, पोइरोइट की, तो अगाथा क्रिस्टी ने की थी। तो ऑप्शन होगा बी, पूरा नाम है अगाथा क्रिस्टी। हरक्यूल पोइरोइट अगाथा क्रिस्टी का एक प्रसिद्ध काल्पनिक जासूस है, हरक्यूल पोइरोइट। नेक्स्ट है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की थी, तो इसका आंसर होगा वुडहाउस, पीजी वुडहाउस पूरा नाम है। जीव्स पीजी वुडहाउस के उपन्यासों का एक प्रसिद्ध बटलर पात्र है। नेक्स्ट है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है चमेली का फूल है और अर्धचंद्र तारा है। बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड सबका सिंह है। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, तो आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर वाले दिन को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जिन्हें हम इक्विनॉक्स यानी हिंदी में हम बोलते हैं विषुव। नेक्स्ट है, यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तो आंसर होगा राजीव गांधी। 1980 में नई दिल्ली में एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा, तो ऑप्शन होगा नारायणन, KR नारायणन पूरा नाम है, KR नारायणन भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट है, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं, तो इसका आंसर होगा क्या, बैडमिंटन। ये प्रसिद्ध बैडमिंटन के खिलाड़ी थे
और भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, कौन है ये? अरुंधति रॉय। 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो इसका आंसर होगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। बाद में वाजपेयी जी और तेंदुलकर को भी दिया गया, लेकिन 2013 के प्रश्नकाल में लता जी ही प्राथमिक विकल्प होंगी। सचिन तेंदुलकर को और अटल बिहारी वाजपेयी को 2013 के बाद दिया गया है, और ये प्रश्न 2013 के जनवरी 2013 का है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आंसर होगा इसका कमल। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, कौन सा होता है? तो चैत होता है। चैत के बाद वैशाख, श्रावण, उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है। शक संवत पर आधारित कैलेंडर का प्रथम महीना होता है ये। नेक्स्ट है, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि ये इनका जन्म दिवस था, तो ये होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, तो आंसर होगा द लास्ट लेक्चर। रैंडी पॉस द्वारा दिया गया भाषण और उस पर आधारित पुस्तक अत्यंत प्रसिद्ध हुई थी, तो ये था ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, तो कौन सा राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है? तो जाहिर से है, जिस राज्य के पास समुद्र नहीं होगा वो नमक का उत्पादन नहीं करेगा। क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक राज्य है, तो यहाँ पे नमक का उत्पादन नहीं होगा। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, चूँकि राजस्थान में भी समुद्र नहीं है, पर वहाँ की जो नदियाँ हैं और जो चट्टानें हैं वो अपने साथ बहुत सारा नमक बहाकर लाती हैं, और सूखने के बाद वहाँ से हमें चट्टानी नमक प्राप्त होता है। गुजरात में समुद्र है और तमिलनाडु में भी, तो यहाँ तो नमक उत्पादन होगा ही। नेक्स्ट है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, कौन सी? तो आंसर होगा आलम आरा। ये 1931 में आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्देशित किया गया था। आर्देशिर ईरानी द्वारा डायरेक्टर थे ये। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा बी, श्यामची आई। 1953 में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कारों में यह पहली स्वर्ण कमल विजेता फिल्म थी, ये याद है। नेक्स्ट है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? इसका आंसर होगा नाइक से संबंधित है, ये नाइकी कंपनी से संबंधित है। एनसेड दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है, इनमें से किसके लिए आता है? तो एनसेड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो हमें आई के लिए देखना है, तो आई क्या होगा? इन्फ्लामेटरी होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी ने सद्भावना मिशन के तहत उपवास रखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। इसमें एक थोड़ा सा विवाद ये है कि वे प्रथम विजिटर थे, जबकि प्रथम चांसलर जो थे वो अमर्त्य सेन थे, लेकिन विकल्प के अनुसार कलाम जी को अक्सर श्रेय दिया जाता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था? तो इसका आंसर होगा राहुल द्रविड़ ने 2011 में इंग्लैंड के विरुद्ध अपना अंतिम वनडे खेला था। नेक्स्ट है, यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? इसका आंसर होगा आईएमएफ को। डोमिनिक स्ट्रॉस कॉन को गिरफ्तार किया गया था, वो भूतपूर्व प्रमुख थे आईएमएफ के। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। हेलो थॉर्निंग स्मिथ डेनमार्क की पहली महिला पीएम बनी थी।
नेक्स्ट है ईएमआई जो कर्ज के भुगतान से संबंधित है, में ई किसके लिए आता है? तो इसका आंसर होगा इक्वेटेड। पूरा जो फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI। नेक्स्ट है भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा क्या कहलाती है? तो ये होगा नेवी सील्स। नेवी सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मारा था। नेक्स्ट है किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? तो आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सपर बनाया था। ये किससे संबंधित है? तो ये जीसस क्राइस्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो आंसर होगा पारितंत्र। पारितंत्र में समुदाय जिसे हम कम्युनिटी बोलते हैं, आबादी और जातियाँ ये सभी शामिल होती हैं परितंत्र में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार में बदलें तो क्या होगा? अगर आप देखें इसे तो ये होगा 44,806। 806 जो है वो 500 से क्या है बड़ा है, तो इसे हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। तो 44,000 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45,000। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई क्या है? देखिए राम और रहीम की ऊंचाई हमें दी हुई है 7:8। चूँकि प्रश्न में कह रहा है कि रहीम की जो ऊंचाई है वो है 66 इंच, यानी कि 8 बराबर होगा किसके? 66 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 66/8 के। तो हमें निकालना क्या है? राम की ऊंचाई। राम की ऊंचाई कितनी है? 7। तो 7 बराबर कितना होगा? 66 गुने 7/8। इसे गुणा कर दीजिए। 7 42 के 2 हासिल 4, 7 42 4 46 डिवाइड बाई 8। इसे भाग देंगे तो 8 5 40 बचेगा 1 2, 8 1 8 बचेगा 0, 8 5 40 51 पॉइंट। यहाँ पे गलती हुआ है। 8 5 40 बचेगा 6 2, 8 7 56 बचेगा 6 0, 8 7 56 बचेगा 4 0, 8 5 40। तो 57.75 आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 3/5% में व्यक्त करने पर क्या आएगा? इसको 3/5 को यदि हम प्रतिशत में व्यक्त करें तो ये होगा 3/5 गुने 100, 5 × 5 20 5 100, तो ये हो गया 60%। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं तो आपका कितना प्रतिशत लाभ हुआ है? तो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है? सेलिंग प्राइस है 80,000, क्रय मूल्य दिया है 50,000। तो हमें लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना होगा? 80,000 माइनस 50,000 बटे में क्रय मूल्य दिया है 50,000 गुने 100। यहाँ पे 100 छूट गया है, 100 लिख लेते हैं। तो ये ऊपर बचेगा कितना? 30,000 बटे में 50,000 गुने 100। 2 2 4 2 2 4 5 20 100। तो ये हो गया हमारा 60% का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यदि एक विक्रेता का कमीशन जो है 28% है तो वह 7,500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा? तो ये सीधा सा क्या करना है हमें? 7500 का हमें 28% निकाल लेना है, क्योंकि उसे एक चीज़ बेचने पर 28% का कमीशन मिल रहा है। तो 7,500 पे 28% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 75 गुने 28 सीधा मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 7 56 4 60, 75 दूनी 150, 0 0 6 5 11 1 1 2 2100 हो जाएगा ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 4 विषम संख्या कौन सी होगी? 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9 होगी। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24। सॉरी ये 34 लिखा है, 24 होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे एक छूट गया है हमारा,
एक भी विषम संख्या ही है। चूँकि हमें 4 लेना है तो इसको हम मिटा देंगे, तो ये होगा 7 5 12, 12 3 15, 1 16। चूँकि 16 ऑप्शन में नहीं है तो मेरे ख्याल से इसे हम 16, इसमें से कोई भी एक 16 कर सकते हैं। ऑप्शन सी होगा। 4 विषम संख्या का ही निकालना है, 1 से शुरू होता है और विषम संख्या उसे बोलते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो 1 3 5 और 7 होगा। नेक्स्ट है 2 गुने 3 गुने 3 प्लस 4 किसके बराबर होगा? तो 4 3 हो जाएगा 7, 17 21, 21 दूनी 42। तो इसमें से 42 कौन होगा हमें ये देखना है। यहाँ एक चीज़ गलत हुआ है, यहाँ पे जो होगा वो होगा 2 गुने 3 प्लस 4। तो हमें यहाँ पे वितरण का जो नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो यदि आप ओपन करेंगे इसे तो ये होगा 2 गुने 3 प्लस 2 गुने 4 जो कि इसके बराबर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे। तो देखिए 24 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा 16, और 32 में 8 घटाएंगे तो ये होगा 24, और 16 अनुपात 24 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि 2 अनुपात 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 हैं। इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, कुल अंक में कुल छात्रों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमें एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक मिल जाएगा। तो 26 24 बटे में 50, क्योंकि 50 से भाग देने से अच्छा है कि आप ऊपर 2 से गुणा कीजिए और नीचे 2 से गुणा कीजिए। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 26 दूनी 52 बटे में 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 52.48 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे, देखिए मान लेते हैं 9 हमने संख्या चुन लिया है, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो ये 9 होगा। इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, और 18 को 1 + 8 इनके अंकों का योग निकालेंगे तो कितना मिलेगा 9। फिर 9 गुने 3 कीजिए, ये होगा 27, 27 को जोड़ेंगे 2 + 7 तो ये होगा 9। फिर 9 गुने 4 तो ये हो जाएगा 36, 3 + 6 बराबर 9। प्रत्येक दशा में हमें क्या मिल रहा है, इसके अंकों के बराबर होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 102 का। तो ऑप्शन होगा बी, एक का केवल एक ही गुणनखंड स्वयं होता है। इसके अलावा जितने भी अंक हैं उन सबके न्यूनतम 2 कारक या ये कह सकते हैं गुणनखंड 2 होता है। एक का सिर्फ एक होता है। अगर आपको निकालना है 2 का तो इसका कौन कौन होगा, 1 होगा और 2 होगा। यदि निकालना होगा 3 का तो ये 1 होगा और 3 होगा। अगर आपको 4 का निकालना है तो ये 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही बचा। आप सोचेंगे 0 का, तो 0 का भी निकालेंगे तो ये इसका तो बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे। 0 0 में आप 1 से भाग देंगे तब भी 0 होगा, 2 से भाग देंगे तब भी 0 होगा, 3 से भाग देंगे तब भी 0 होगा। तो 0 का तो बहुत सारा होगा। उसी तरह -10 का निकालेंगे तो 2 गुने 5 आपको इसका गुणनखंड मिल रहा है। 5 का 1 गुने 5 2 इसका गुणनखंड निकल रहा है, लेकिन 1 का सिर्फ एक ही होता है। नेक्स्ट है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग देखिए, सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होगी, +4 +6 +8 ऐसे करके कितने तक 25 संख्याएं हैं इसमें लगभग। ये 25 नहीं है, सिर्फ 25वां पद है। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक है, 25 पद तक होगा। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो सीधा लिख सकते हैं अप टू +50। ठीक है, बीच में बहुत सारी संख्याएं आएंगी, 25 दूनी 50 होगा। अब देखिए ये क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। 2 पहले से यहाँ पे है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, n × n + 1। n कितना है, टोटल टर्म है इसमें 25, तो 25 गुने 26, 25 छक्के 150, यानी कि 0 होगा हासिल। 15 25 दूनी 50, 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, यानी 650 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा।
तो प्रथम 20 विषम संख्या कौन होगी? 1 होगी, 3 होगी, 5, 7, 9 ऐसे करके 20 तक बहुत सारी 20 संख्याएं होंगी। चाहे तो 20 लिख लें और उसको जोड़ लें, या फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको आप ऐसे ही रहने दें। अंतर देखें, 2 का इसमें अंतर है, यानी कि सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 2 है। पहला पद a बराबर कितना है? 1 है। तो n बराबर कितना दिया है? 20 दिया है। तो हमें निकालना क्या है? S20 क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपने AP में पढ़ा होगा समांतर श्रेणी में। तो n का मान दिया है 20/2, a का मान 1 है तो 2 कम 2 हो जाएगा, प्लस n 20 - 1 और d कितना दिया है? सार्व अंतर, यानी कि इनके बीच का अंतर, तो 2 दिया है ये। तो ये हो गया 10, ये 2, ये 19 दूनी 38, 38 2 कितना होगा? 40 होगा, 40 10 400। तो 400 को क्या लिख सकते हैं? 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। एक लड़का मेले में 3 स्टॉल पर जाता है। प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपये प्रवेश शुल्क देता है। शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है तथा 1 रुपये बाहर जाने का भी शुल्क देता है। अंत में उसके पास 3 रुपये शेष रहते हैं, तो उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? देखिए, हम चाहें तो इसे उल्टे पीछे से अगर हम बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, पर उसके लिए बहुत सोचना होता है। लेकिन आसान तरीका ये है कि मान लेते हैं हमारे पास 3 स्टॉल है, स्टॉल 1, स्टॉल 2 और एक स्टॉल है स्टॉल 3। मान लेते हैं उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। स्टॉल 1 के पास गया तो उसने 1 रुपया पहले दिया, तो x - 1 हो गया। फिर जो बचा था उसके पास, उसका शेष धन का आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है, यानी अब उसके पास कितना बचेगा? आधा खर्च करने के बाद x - 1/2 बचेगा। फिर जब वापस निकलता है तो 1 रुपया फिर से देना होता है, तो 1 रुपया दे दिया। ठीक है, यानी अब उसके पास कितना बचा है? स्टॉल 1 से जब बाहर आया है तो वो इसके पास इतना धन बचा है। अब यही धन लेके जाएगा स्टॉल 2 के पास, क्योंकि 3 स्टॉल के पास गया है। तो जैसे ही जाएगा, पहले उन्होंने गेट पे ही पैसा इससे 1 रुपया ले लेंगे, -1 रुपया ले लिया यहाँ पे, ये वाला पहले से था, इसमें याद रखना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब उसके बाद क्या करेगा? जो बचा उसके पास उसका आधा खर्च कर देगा। खर्च करने के बाद जैसे ही बाहर आएगा फिर से 1 रुपये देना होगा। तो अब उसके पास कितना बचा है? इतना धन बचा है। अब वो जाएगा तीसरे स्टॉल के पास। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा? x - 1/2 - 2, तो x - 1 - 4/2, तो ये 2 जो आएगा नीचे अगर आएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x - 5, ये x - 5 हो जाएगा बटे 4 - 1, इसे हम लिख सकते हैं x - 5 - 4 बटे 4, तो ये हो जाएगा x - 9 बटे 4, यानी उसके पास यहाँ पे कितना बचा है टोटल? मिटा देते हैं, x - 9 बटे 4, x - 9 बटे 4। ठीक है, अब यही धन लेके गया है थर्ड स्टॉल पे, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 रुपये देगा, फिर जो बचेगा उसका आधा खर्च कर देगा, फिर बाहर निकलेगा तो 1 रुपये देगा, और इसके पास अब कितना बच गया है? 3 रुपये शेष बच गया है। तो इसको लिख लेते हैं x - 9, ये हो गया बटे 4 - 1/2 बराबर 4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, x - 4 - 1 बराबर ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा x - 9 बटे में 4 बराबर हो जाएगा 9, तो ये होगा x - 9 बराबर 36, तो ये हो गया x बराबर 45, हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न चित्र में संख्याएं उन परीक्षाओं में फेल छात्रों को दर्शाती हैं। कुल छात्र संख्या 500 है, तो उन छात्रों की संख्या जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं। तो देखिए फिगर में जो भी बच्चे दोनों परीक्षाओं में फेल हुए हैं कौन कौन से, न्यूनतम पूछा है, यानी कि वो तीनों में भी फेल हो सकते हैं, उनको भी काउंट करना है। ठीक है, तो 2 में फेल कौन कौन हुए? गणित में और इंग्लिश में फेल हुआ है 12, फिर इंग्लिश में और हिंदी में फेल हुआ है 10, उसके बाद हिंदी में और गणित में फेल हुआ है 12, उसके बाद बोला न्यूनतम 2 यानी 3 भी हो सकता है। तो अब 5 को अगर ध्यान दें तो ये गणित में भी फेल है, इंग्लिश में भी फेल है और हिंदी में भी ये लोग फेल हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं 5। तो 12, 12 दूनी 24, 24 10 34, 34 5 39, तो कुल छात्र कितना हो गया? 39, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। श्रृंखला YBB WED UHG और SKK में अगला पद क्या होगा? तो इसको स्थानीय मान से लिख लेते हैं। इसका y कितना होता है?
वाई होता है 25, बी होगा 2, बी 2, डब्लू होगा 23, ई 5, डी 4, यू होगा 21, एच 8, जी 7, एस होगा 19, के 11 और बाकी का 3 हमें निकालना है। तो देखिए 25 में से 2 गया 23, 23 में से 2 गया 21 और 21 में से 2 जाएगा तो 19, 19 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 17, 17 किसका होता है क्यू का होता है। उसके बाद इसको देखिए 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, तो 11 3 कितना होगा 14, तो ये हो जाएगा हमारा कितना n 14 n 14 का होता है। उसके बाद इसको देखिए 2 2 4, 4 3 7, 7 4 11, तो 11 4 कितना होगा 11 5 16 होना चाहिए और 16 होता है किसका पी का, तो आंसर होगा QNP। ऑप्शन में थोड़ा गलती था, मैंने इसे सुधार दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है समरूप युग्म को पूर्ण करें। वनस्पति विज्ञान संबंधित है पादप से, तो सूक्ष्म विज्ञान किससे संबंधित होगा, तो ये होगा कीटाणुओं से, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है समरूप युग्म पूर्ण करना है हमें। रक्ताल्पता संबंधित है किससे, रक्त से, तो अराजकता किससे संबंधित होगा, तो ये होगा सरकार से या कानून से। रक्ताल्पता का मतलब होता है रक्त की कमी, रक्त के कमी की वजह से होता है रक्ताल्पता, तो कानून के कमी से होता है अराजकता, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ऊर्जा संबंधित है जूल से, तो इसी के समरूप हमें एक युग्म चुनना है, तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध संबंधित है ओम से। इसमें किसका संबंध दिया गया है, SI यूनिट का संबंध दिया गया, ऊर्जा जूल प्रतिरोध ओम। नेक्स्ट है यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहती है, तो देखिए मछलियाँ रहती कहाँ पे है, मछलियाँ रहती है जल में, और जल को हमने क्या कहा है, जल को हमने कहा है रंग, तो मछलियाँ कहाँ रहती है रंग में, तो ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न में सीधा ये ढूंढना है कि मछली कहाँ रहती है, जल, जल कहाँ पे है, तो जल को हमने कहा दिया है रंग, तो मछली रहेगी रंग में। नेक्स्ट है एक व्यक्ति को इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए एक व्यक्ति को इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा है, तो आदमी मान लेते हैं कहीं भी है, ये व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, ठीक है, ये व्यक्ति हो गया, और बोल रहा है कि इस व्यक्ति की माँ यानी उसकी माँ, किसकी, व्यक्ति की माँ, तो माँ यहाँ पे हम लिख देते हैं तुम्हारे पिता, किसके पिता, तो उस औरत के पिता, तो औरत को यहाँ पे हम रख देते हैं औरत, और इसका पिता होंगे यहाँ पे, औरत के पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि ये महिला है इसकी बेटी है, यानी ये औरत सीधा क्या है एकमात्र है, इसका मतलब ये जो औरत है वही इस व्यक्ति की माँ है, तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो औरत उस व्यक्ति की क्या होगी, माँ होगी। नेक्स्ट है एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो 45 प्लस 180 कितना हो गया 225 डिग्री घूमता है, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ठीक है, यहाँ पे मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ, यानी व्यक्ति का मुंह इधर है। अब हमको घुमाना है 225 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री घूम के आया इधर, फिर 90 डिग्री घुमा 180 डिग्री हो गया, फिर अब घूमेगा कितना 45 डिग्री, यानी कि इधर अब उसका मुंह हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, अब उसका मुंह दक्षिण पूर्व की ओर होगा। नेक्स्ट है आप उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे और फिर 90 डिग्री बाएं घूम गए, आपकी दिशा क्या है, देखिए उत्तर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, कह रहा है कि पहले आप उत्तर की ओर गए, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे, दाहिने घूमने का मतलब किधर है, इधर घूमे, इधर घूमा, इधर घूमने का मतलब है कि इसका मुंह अब इधर हो गया है, फिर 90 डिग्री दाहिने घुमा है, यानी कि फिर अब इसका मुंह किधर इधर हो गया है, और फिर 90 डिग्री बाएं घुमा है, यानी कि अब फिर इधर घूम के इधर हो गया है, तो अब इसका मुंह किधर की तरफ होगा, पूर्व की तरफ हो। इसे फिर से समझ लीजिए, ये हमारा दिशा मापक है, व्यक्ति का मुंह अभी उत्तर की ओर है,
90 डिग्री दाहिने घुमा है तो घूम के मुंह अब इसका इधर हो गया, 90 डिग्री दाहिने घूमना। फिर 90 डिग्री दाहिने घुमा है तो अब इसका मुंह घूम के इधर हो जाएगा, यानी कि अभी दक्षिण में हो जाएगा। फिर बोल रहा है 90 डिग्री बाएं घूम गया है, यानी फिर से ये इधर घूम गया है, तो फिर से इसका मुंह किधर हो गया, इधर हो गया, यानी कि पूरब दिशा में हो गया। नेक्स्ट है, यदि P का अर्थ माइनस तो 16 माइनस 4, Q का अर्थ प्लस तो 4 प्लस 5, R का अर्थ माइनस और S का अर्थ जो है गुणा है, तो 5 गुणे 8 माइनस 2, तो ये कितना होगा, 16 में से 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12, 8 5 40 माइनस 2, तो 40, 12 52, 52 में से 2 गया तो 50। एक्चुअल में यहाँ पे आप ध्यान दें तो P का अर्थ भी माइनस है, Q R का अर्थ माइनस नहीं, यहाँ पे भागा होना चाहिए, ये मिस टाइप हो गया है, तो ये भागा है, ठीक है, R का अर्थ भागा है। अब फिर से इसको लिखते हैं तो ये होगा 16, P का अर्थ है माइनस 4, Q का अर्थ है प्लस 5, S का अर्थ है गुणे 8, R का अर्थ है भागा 2, तो ये हो जाएगा 16 में से 4 गया 12 प्लस 8 5 40 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20, या फिर 2 चौके 8 करेंगे, 5 चौके 20, तो ये दोनों मिलकर हो गया 32, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हमें दिया गया है उन भारतीयों को पहचानिए जो चित्रकार हैं पर शिक्षक नहीं हैं। चित्रकार तो हैं पर शिक्षक नहीं है, और वो भारतीय भी हैं, ये भी ध्यान रखना, यानी भारतीय और चित्रकार होने चाहिए, शिक्षक नहीं होने चाहिए। तो कौन व्यक्ति है, ये बी है, बी ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय है और चित्रकार है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट है, चित्र में संख्या व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है जो भाषाएं जानते हैं। सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच ना जानने वाले लोगों से अनुपात है। तो सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्ति कौन है, ये बीच में जो बैठा है 100 व्यक्ति ऐसा है जो हिंदी इंग्लिश फ्रेंच जानता है। और फ्रेंच ना जानने वाले व्यक्ति कौन है, तो इस जो सर्कल में जो भी व्यक्ति है वो फ्रेंच जानता है, यानी इस सर्कल से बाहर के व्यक्ति जो भी होंगे वे फ्रेंच नहीं जानते हैं, यानी कि 220 120 200, तो 120 2 बार काउंट हुआ है, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे तीनों को जोड़ के, तो 200 120 एंड 220, ये कितना हो गया, 540 लोग ऐसे हैं। 540 में से हम क्या करेंगे, 120 को हटा देंगे, नहीं सॉरी, ऑलरेडी ये अकेले अकेले ही दिया गया है फिगर के हिसाब से, तो ये 120 घटाने की आवश्यकता नहीं है, 540 ही होगा। तो हमें बोला है 9 जानने वाले, यानी कि 100/540, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 27 दूनी 54, इन 5/27 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 17 का डी। नेक्स्ट है, निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले क्या होगी, बीमारी होगी, फिर चिकित्सा के पास जाएंगे, चिकित्सक देगा हमें सलाह, और सलाह के बाद हमारा होगा उपचार। तो 2 3 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। ये तितली का जीवन चक्र दिया है इसमें। तो पहले ये अंडा होती है, अंडा से कृमि बनता है, कृमि से कोया, कोया से तितली। तो 3 4 2 1 ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, तार्किक क्रम में संयोजित करें। इसमें करियर का, हमारे भविष्य का क्रम दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे तो 1 होगा, उसके बाद हम परीक्षा देंगे 2 होगा, उसके बाद अर्जी देंगे, फॉर्म भरेंगे 5 होगा, 1 to 5। उसके बाद हमें रोजगार मिल जाएगा एग्जाम निकालने के बाद, तो 3 होगा, और उसके बाद हमें धन यानी आय होगा, तो ये 4, 1 to 5 3 4, 1 to 5 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणे का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा है, तब निम्न का मान क्या होगा। तो 232, गुणे का अर्थ दिया है हमें भागा 95, प्लस का अर्थ है माइनस 32 और भागा का अर्थ है प्लस 92। तो इसे कटा के देखते हैं। यहाँ पे एक गलत दिया है, ये होगा 10,260, ये 10,260 होगा। तो इसमें देखिए ये बचेगा हमारा कितना 60, और इसको हम भाग देंगे तो 1026 डिवाइडेड बाई 95, तो 19 5 95, 19 से कम, 19 छक 76 से 19 5 95, बचेगा 7 और 19 चौक 76 0। फिर 5 से कटाएंगे, 5 से कम 5, 5 8 40, तो ये होगा 108 प्लस 60 यानी कि 168 हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है,
यदि एल का अर्थ प्लस, एम का अर्थ माइनस, एन का अर्थ गुणे है तो पी का अर्थ भाग है, तो बताना है हमें इसका मान। तो ये 14 प्लस एन का अर्थ कितना दिया है गुणे 10, एल का अर्थ है प्लस और 42, पी का अर्थ है भागा 2, एम का अर्थ है -8। तो ये हो गया 140 प्लस 21 -8, तो 161 -8 यानी कि 153, ये आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लेस देन का अर्थ माइनस है, ग्रेटर देन का अर्थ प्लस है, इक्वल का अर्थ गुणे है और डॉलर का अर्थ भागा है, तो इसका हमें मान निकालना है। तो 27 लेस देन ग्रेटर देन है तो इसका प्लस हो जाएगा 81, डॉलर मतलब भागा 9, फिर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब होगा +6। तो ये कितना हो जाएगा 9 9 81, 9 6 15, 27 5 32 10 42, तो यानी कि ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट है, दिया है कोई फल वृक्ष नहीं है और सभी पुष्प वृक्ष हैं, तब निम्न में से कौन सा सही होगा। कोई फल वृक्ष नहीं है, सभी पुष्प, ये पुष्प हो गया, सभी पुष्प क्या है वृक्ष है, और बोला है कोई फल वृक्ष नहीं है, तो ये फल है और इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो हमें निष्कर्ष बताना है कोई फल पुष्प नहीं है, कोई फल पुष्प नहीं है, तो बिल्कुल 124 का क्या हो जाएगा ए ही सही हो जाएगा। कुछ वृक्ष पुष्प हैं, कुछ वृक्ष पुष्प हैं, ये भी सही है, पुष्प हैं सॉरी, सभी पुष्प फल है, सभी पुष्प फल है, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा ए और बी। नेक्स्ट है, तथ्य दिया है कि सभी खिड़कियां दरवाजे हैं तथा कोई दरवाजा दीवार नहीं है, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं और कोई दरवाजा दीवार नहीं है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। कोई खिड़की दीवार नहीं है, कोई खिड़की दीवार नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही है। कोई दीवार दरवाज़ा नहीं है, कोई दीवार दरवाज़ा नहीं है, तो ये भी सही है। कुछ खिड़कियाँ दीवार हैं, कुछ खिड़कियाँ दीवार हैं, तो ये गलत है और ये भी गलत है, तो ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट है, दिया है कि दिल्ली से मुंबई वायुमार्ग द्वारा यात्रा करना तीव्र है, इसके निष्कर्ष के रूप में निम्न में से कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर होगा बी, दोनों शहर वायुमार्ग से जुड़े हैं तभी वायुमार्ग द्वारा यात्रा संभव है। यदि दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है और रवि रीना का पुत्र है, तो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है। देखिए ये दीपक हो गया, ये रवि का भाई है और रीना अतुल की बहन, रवि जो है रीना का पुत्र है, यानी कि रीना इसकी माँ हो गई और रीना जो है अतुल की बहन है, तो ये अतुल हो गया। दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है, ये दीपक है और ये रीना है, तो दीपक क्या होगा, दीपक इसका बेटा होगा रीना का, तो आंसर 127 का क्या होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, डी बी का दामाद है और ए का साला या जीजा है जो सी का भाई है, तो ए का बी से क्या संबंध है। देखिए डी बी का दामाद है, ये बी है, बी महिला या पुरुष दोनों हो सकता है, हमें नहीं पता, तो इसकी कोई बेटी होगी, इसका विवाह हुआ होगा किससे, डी से, तभी तो ये बी का दामाद कहलाएगा। और ए जो है कौन, डी जो है ए का साला या जीजा है, तो ए यहाँ पे होगी, या तो ये बहन होगी या भाई होगा, भाई होगा तो डी का ये साला कहलाएगा और जीजा कहलाएगा डी ए का। उसके बाद बोल रहा है जो सी का भाई है, यानी कि सी कहाँ पे है, ये सी का भाई है, तो ए का बी से क्या संबंध है, तो ये ए का बी से क्या संबंध है, तो ए बी का बेटा होगा, ऑप्शन 128 का क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए हुए किसी भी शब्द के अक्षरों को एक शब्द पाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें तो वर्णित करता है कि एक द्रव को गर्म करने पर क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा इमर्सिंग, इमर्सिंग का मतलब होगा सिमरिंग, सिमरिंग, एक द्रव को गर्म करने पर उसमें उबाल आता है, तो ये इमर्सिंग सिमरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए हुए किसी भी शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें ताकि एक शब्द बिना जिसका अर्थ बने वो है व्यवसाय, तो 130 का जो होगा
इंजन इसको व्यवस्थित करेंगे तो इंजीनियर बनेगा, जिससे हम इंजीनियर एक क्या है, एक व्यवसाय है, इंजन से इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है, दिए हुए किसी शब्द के अक्षरों को वह शब्द पाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें जो गति का वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा परकशन का हो जाएगा प्रीसेशन, प्रीसेशन यानी गति, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी भी दिए शब्द के अक्षरों को वह शब्द प्राप्त करने हैं तो पुनर्व्यवस्थित करें जो एक विशेष प्रकार की गति का वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा कॉलोनियलिस्ट का ऑसिलेशनल, ऑसिलेशनल को ऑसिलेशनल गति, ये गति से संबंधित होगा। निम्न में से उसे पहचानिए जिसमें कहीं भी रिग जोड़ने पर एक सार्थक शब्द बनता है। तो ईडीटी में रिग जोड़ेंगे तो ये होगा रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है ठोस, कठोरता, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। E5 और पेन 35 है तो पेज का मान क्या होगा। देखिए P को हम लिखते हैं 16, E का होगा 5, N का होगा 14। तो 6 5 11 4 15 5 हासिल है, 1 1 1 2 1 3 35, यानी इनके अंकों का योग है। तो पेज कितना होगा 16, A कितना होगा 1, G होगा 7, E होगा 5। तो 6 1 7 7 14 5 19 के 9 हासिल है, 1 1 1 2 29 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि स्लीप को ड्रीम में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम चरणों की संख्या क्या होगी। आपको एक समय में एक अक्षर परिवर्तित करना है तथा प्रत्येक परिवर्तन से एक सार्थक शब्द बनाना चाहिए। तो देखिए SLEEP और DREAM, इसमें देखिए E तो सेम है, लेकिन सभी स्लीप को ड्रीम में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको भी बदलना होगा S से, इसको बदलना होगा L से। ये E तो पहले से ही है, और इस A को E में बदलेंगे और इस M को P में बदलेंगे, तब जाके ये स्लीप बनेगा। स्लीप को ड्रीम में बदलना है हमें। तो कितने स्टेज में बदला हमने, 1 2, ये तो पहले से है, 3 4, तो आंसर हो जाएगा बी का 4, 135 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 10 को देखिए T20 E5 N14, तो उसी तरह M कितना होगा 13 E5 N14, तो 13 5 14, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक समय में एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में शब्द ब्लैक को शेयर में बदला जा सकता है। प्रत्येक परिवर्तन से एक सार्थक शब्द बनना चाहिए, BLACK। ठीक है, हमें क्या बनाना है इसे, SHARE। ये सब बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, मीनिंगलेस, पर करना है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे A सेम है और बाकी सब अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, S को हम बदलेंगे B में। हालांकि ये बोला है प्रत्येक परिवर्तन से एक सार्थक शब्द बनना चाहिए, अगर तो ये BHARE भेयर जैसा कोई शब्द बनेगा नहीं। एक्चुअल में ये कहने का इसका मतलब है कि हमें ब्लैक शेयर को ब्लैक में बदलने के लिए क्या क्या बदलना होगा। तो H को बदलना होगा L में, A तो पहले से ही है, R को बदलेंगे C में और K को बदलेंगे E में। तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है, 0 से 9 तक अंकों में से समीकरण X02 × Y9 में छोटे अंक हैं, मतलब जो x और y है उनका हमें बताना है मान क्या होगा। देखिए X02 में हमें Y9 से गुणा करना है, ठीक है। तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पे दिख रहा है 8 यूनिट डिजिट इसका। तो इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन में जो जो दिया है रख लेते हैं। x का मान 4 3 और 5 दिया है, तो x का मान हम रख लेते हैं पहले 4 2, 4 0 2 हो गया, और y का मान इसके लिए 3 है तो 3 9, तो 402 में 39 से गुणा करेंगे तो 15678 ही आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं आता तो फिर इसको चेक करके गुणा करते, ये नहीं आता तो इसको रख करके चेक करते और गुणा करते, उसी तरह फिर इसको करते। नेक्स्ट है, श्रृंखला 2 8 26 में से छूटा हुआ आगामी अंक क्या होगा। देखिए ये किसके पैटर्न पर है, तो ये है 2 × 3 + 2 = 8 हो गया, फिर 8 × 3 + 2 = 26 हो गया। उसी तरह 26 × 3 + 2 कितना होगा, 36 26 3 78 2 80, तो आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रेणी 26 38 50 में से आगामी अंक क्या होगा। तो देखिए 26 12 38 38 12 50 50 12 62 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
श्रृंखला 2, 15, 4, 12 देखिए 2 इसमें श्रृंखलाएँ हैं, 1, 2, 4, 6, उसके बाद ये 2 हो गया है। ये यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मार्क था, ना कि कोई संख्या। हमें छूटे हुए अंक ही बताने हैं, यानी क्वेश्चन मार्क के जवाब पे क्या आएगा हमें ये बताना है। तो 2, 4, 6, 6, 2, 8 होगा यहाँ पे, यानी इसके जवाब पे 8 हमें मिल गया। 15 में से 12 गया 3, यानी 3 घटा है। फिर 12 में से 7 गया 5 घटा है, और 7 में से ये एक्चुअल में ये 9 है, सॉरी 12 में से 9 गया 3, तो इसका भी 3 है, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी कि 8 और 6 हमें आंसर होने चाहिए। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने पर शब्द फ्लेवर की वर्तनी बनेगी। वर्तनी हमें बताना है। तो देखिए इसमें एफ है, एफ पहले सब में है एफ, इसमें एल है, यहाँ पे भी एल है, ए है, यहाँ पे भी एल है, भी इसमें नहीं है, यहाँ पे भी है, एफ एल ए भी, उसके बाद ओ यू आर फ्लेवर, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। पी एम टी ओ डबल ओ एस एन क्यू आर एम एस क्यू, इसके बाद हमें अगला श्रृंखला बताना है क्या आएगा। तो पी का होता है 16, एम का 13, टी का 20, ओ 15, 15 एस 19, एन 14, क्यू 17, आर 18, एम 13, एस 19, क्यू 17। तो हमें बाकी का बताना है। तो 16 में से एक गया 15, 15 में से एक गया 14, उसके बाद 14 में से एक गया 13, 13 में से एक जाएगा तो कितना होगा 12 होगा। 12 किसको बोलते हैं, एल को बोलते हैं। 13 में 2 जुड़ा 15, 15 2 17, 17 2 19 एंड 19 2 21, तो 21 किसका होता है, यू का होता है। उसके बाद 20 में से एक गया 19, 19 से एक गया 18, 18 से एक गया 17, 17 से एक जाएगा 16, 16 होता है किसका, पी का। तो एल यू पी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इस श्रृंखला को देखिए, अगली संख्या क्या होनी चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए 21 का 21 सब सेम है। इसको देखिए 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, तो अगला वर्ड जो होगा वो 15 होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में यदि 4 वृत्तों में से प्रत्येक बाह्य वृत्त की त्रिज्या है तो भीतरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। प्रत्येक बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमें आर दिया है, ठीक है। तो ये अगर इसे आप बनाएंगे, इन चारों सर्किल के जो केंद्र हैं इनको जोड़ेंगे तो एक बनेगा वर्ग। फिर आप ध्यान देंगे इस केंद्र को जोड़ेंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, ये ऐसे जाएगा, यानी डायगोनल, ये जो डायगोनल का हिस्सा है किससे बना है, एक त्रिज्या आर से बना है, और एक छोटी त्रिज्या ये जो लाइन है ये बना है मान लेते हैं ए से, ठीक है। तो डायगोनल का आधा जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर प्लस ए के बराबर होगा। डायगोनल कैसे निकलेगा, तो देखिए ये हमारा वर्ग है जिसकी भुजा कितनी होगी, आर, और आर 2r होगी, तो ये भी 2r हो गया, तो ये कितना हो गया 2√2r हो जाएगा, ठीक है। तो d 2√2r/2 बराबर r प्लस ए, 2 से 2 कैंसिल, तो r बराबर क्या होगा, ये r बाहर रहेगा, सॉरी स्क्वायर रूट में सिर्फ 2 रहेगा, ये r बाहर है, तो ये हो गया √2r माइनस r, तो ये हो गया √2 - 1 इंटू r, तो ऑप्शन है हो जाएगा ए। इसे आपने ध्यान से समझा होगा, मैंने ऐसे बनाया था, इसे ऐसे मिला हुआ है, ये ऐसे है, ये सब जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा बनाना इसको मुश्किल है। ये ऐसे है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे मान लीजिए ये सब जुड़ा हुआ है, ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो हमने मिलाया है यही समझने वाली चीज़ है कि इसका रेडियस r है और इसका रेडियस a है, तो ये r प्लस a क्या है, d/2 है। अगर ये वर्ग है तो ये r प्लस a क्या होगा, d/2 होगा। d क्या है, विकर्ण है। a दिया है 1, c3, f6, h8, k11, m13, p16, r18, ठीक है। इन सब के बीच का अंतर कितना है, 2 है, 2 का अंतर है इसमें। और ये देखिए 1 5 6, 6 5 11, 11 5 16, तो 16 5 कितना होगा 21, 21 यानी कि u होगा। फिर 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 किसका होता है, w का होता है, तो u w आंसर हो जाएगा 148 का ए।
149 है। एक कक्षा में 18 लड़के 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़के कुल लड़कों का 3/4 है और कक्षा कुल छात्रों में लड़कों की संख्या 2/3 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? देखिए 18 लड़के 160 सेंटीमीटर से अधिक हैं, हमें इसको भूल जाना है। ये लड़के कुल लड़कों का 3/4 है, तो कुल लड़के मान लेते हैं 1 है, तो इसका 3/4 कितना है? 18 है, तो 3 × 18 यानी x बराबर 24। कितने लड़के हैं? कुल लड़के 24 हैं। और कुल छात्रों में लड़कों की संख्या 2/3 है। ठीक है, कुल छात्र मान लेते हैं y है, तो इसका 2/3 कितना होगा? 24 होगा। कुल लड़कों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तो 2 × 12 = 24, तो y बराबर 36। तो कुल छात्र 36 हैं और लड़के 24 हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां हो जाएंगी 12। 36 में से 24 जाएगा तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या गणित या दोनों के लिए 65.8% ने भौतिकी ली, 59.2% ने गणित लिया। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है, तो कितनों ने गणित तथा भौतिकी दोनों लिए? देखिए 65.8 प्लस 59.9 दोनों कितना हो गया? 9 8 2 10 के 0, 9 5 14 1 15 5 हासिल 1, 6 5 11 1 12 यानी 125%। 125% क्या है? भौतिकी एवं गणित ने दोनों ने मिलके लिया है, यानी कि 25% ऐसा है जो दोनों में ही होगा। तो कितनों ने गणित तथा भौतिकी लिया है? तो 2000 का क्या होगा? 25% होगा, क्योंकि 100% ही विद्यार्थी होंगे ना। तो 100 में ये 125% आने का मतलब है कि 25% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोनों ही लिया है। 0 से 0 क्या है? 25 दूनी 50, यानी कि ये हो गया हमारा 500। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।